मेरा नाम सोनम है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिता की मौत हो गई थी। मुझे मेरी माँ ने पाला था। मैं और मेरी 2 बहनें थे। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने हमेशा मेरे सारे शौक पूरे किए थे। उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, यहाँ तक कि मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवा दिया था। मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था। वो गांव का रहने वाला था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहता था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हम दोनों यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर एक साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी। हम एक दूसरे को टूट कर चाहते थे। एक दिन जब मेरी माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी शादी करनी है, तो मैंने उसको बताया कि मैं जिस लड़की से प्यार करती थी उसका नाम सुभाष था। सुभाष बहुत हैंडसम और स्मार्ट था और वो पढ़ा लिखा भी था। जैसा मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, सुभाष में वो सारी क्वालिटीज़ थी। मेरी माँ ने एक दिन सुभाष को बात करने के लिए हमारे घर पर बुलाया। माँ ने कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने माता पिता को हमारे घर भेजना पड़ेगा। सुभाष राजी हो गया था। सुभाष ने मेरी माँ से कहा कि वो अपने पिता से बात करके बता देगा। उसने बताया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता गांव के मुखिया हैं और मेरे पिता गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं तो यहीं रहकर बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं गांव कभी कभी जाता हूँ, सिर्फ अपने पिता और भाई से मिलने के लिए। मेरा एक छोटा भाई भी है। तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम अपने पिता को ही हमारे घर भेज देना। सुभाष ने जब अपने पिता से बात की तो वो हमारे घर रिश्ता लेकर आने के लिए राजी हो गए। कुछ दिनों बाद जब सुभाष के पिता मेरे घर रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी माँ तो वैसे भी शादी करने के लिए तैयार ही थी। मेरी माँ को सुभाष और उसकी फैमिली से कोई दिक्कत नहीं थी। सुभाष के पिता ने कहा कि हमारा बेटा शहर में ही पढ़ा लिखा है और वो यहीं पर नौकरी करेगा, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी शहर में नहीं बल्कि गांव में ही रहेगी। लड़की का असली घर उसकी ससुराल होता है, चाहे उसका पति गांव में रहकर काम करे या शहर में रहकर। लेकिन जब बहू घर चली जाएगी तो उसे ससुराल में ही रहना पड़ेगा। ये ना हो कि आप लोग कहें कि अगर सुभाष शहर में नौकरी करता है तो आपकी बेटी भी शहर में ही रहे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी माँ ने सोचा और थोड़ी देर के बाद कह दिया कि आप ठीक कह रहे हैं। बेटी का असली घर उसकी ससुराल ही होता है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी कभी तो हमारी बेटी हमारे पास आ सकती है ना। तो मेरे ससुर कहने लगे कि जी बिल्कुल, आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए कभी कभी आ सकती है। उसके बाद मेरा रिश्ता तय हो गया और मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई। कुछ दिनों के बाद शादी हो गई। सुभाष ने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी क्योंकि वो ससुराल में मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। शादी करके जब मैं अपनी ससुराल चली गई तो वहाँ पर कोई औरत नहीं थी, बस मेरे ससुर और मेरा एक देवर ही घर में रहता था। मैंने सोचा कि शायद सुभाष की फैमिली गांव से बिलोंग करती है तो शायद उनका घर ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कोई घर नहीं बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा बंगला था। इतने बड़े बंगले को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि मैं इतने बड़े बंगले की बहू बनकर आई हूँ। यहाँ पर 20-25 की तादाद में तो नौकर थे, जिसमें से कुछ नौकर थे और कुछ नौकरानियाँ थीं। मैं तो अपनी ससुराल में आकर बहुत खुश थी और सुभाष भी बहुत खुश थे। सुभाष ने कहा कि मैं अपने घर 2-3 महीने में एक बार आता हूँ और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अब मैं यहाँ पर 1 महीने तक तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं चला जाऊँगा तो मैं हर महीने में एक बार चक्कर लगा लिया करूँगा। तुम्हें यहाँ पर मेरे बिना रहने की आदत डालनी होगी और तुम इस घर की मालकिन हो और तो और गांव के मुखिया के बेटे की बड़ी बहू हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही समझदारी से रहना है। गांव के लोग मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने कहा सुभाष, तुम्हारे पिता के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम शहर में रहकर अपना बिजनेस क्यों कर रहे हो? तुम अपने गांव में भी तो कोई काम कर सकते हो। तो वो कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि मैं गांव के माहौल से बहुत अलग सोच रखने वाला इंसान हूँ। मुझे गांव के तौर तरीके ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरी माँ शहर की थी। मैं कभी कभी अपनी नानी के घर शहर जाया करता था तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था। अपने पिताजी से शहर में अपनी पढ़ाई और बिजनेस सेट करने पर मैंने बहुत ज़्यादा जिद की थी, तब जाकर मैं शहर आया था। मेरे पिताजी को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं कि उनके बेटे खूब तरक्की करें। मेरा छोटा भाई गांव की ज़मीनों का मालिक है और वो यहाँ की ज़मीनों पर काम करवाता है और मैं एक बिजनेसमैन और मेरे पिताजी गांव के मुखिया। भगवान का दिया सब कुछ है।
जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है और अब तुम भी इस घर में आ गई हो तो मेरे पास सब कुछ आ गया है। मैं अपने पति के साथ अपनी ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे ससुराल में रहकर कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। सारे काम घर के नौकर ही किया करते थे। मैं तो सारा सारा दिन आराम करती थी और अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मेरे पति ने मुझे सारा गांव दिखा दिया था। मुझे उनका गांव बहुत पसंद आया था और गांव के लोग हमारी बहुत इज्जत कर रहे थे और मुझे मालकिन मालकिन कहकर पुकार रहे थे। मैं बहुत खुश थी। शायद ऐसी ससुराल मुझे शहर में भी नहीं मिल सकती थी। आज मुझे सुभाष को पसंद करके खुद पर नाज होता था कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है और सुभाष से शादी करने का फैसला मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। जब 1 महीना हो गया तो सुभाष ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनके शहर जाने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी, पर क्या करते, मजबूरी थी। उनका बिजनेस वहीं पर सेट था। सुभाष ने मुझे खूब प्यार किया और उसके बाद वो शहर जाने के लिए रवाना हो गए। वो मुझसे कहकर गए थे कि वो हर महीने 1 चक्कर जरूर लगाया करेंगे। अब मैं घर में अकेली हो गई थी, क्योंकि घर में बात करने के लिए कोई औरत भी नहीं थी। अपने ससुर और देवर से मैं क्या बातें कर सकती थी। सुभाष के जाने के बाद मैं जब अपने कमरे में रात को सोने के लिए लेट गई तो मेरे साथ बड़ा ही अजीब हादसा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे रात को कोई चीख रहा है, पर शायद ये मेरा वहम हो सकता था। ये सोचकर मैं सो गई। वैसे मैंने इस बंगले में अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं देखी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे थे, मुझे लगातार एक बात महसूस हो रही थी। मुझे कुछ अजीब सी चीखों की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि मैं सारा दिन बोर होती रहती थी और अकेले घर में ज़्यादातर सोती ही रहती थी। इसलिए सुबह को मेरी जल्दी आँख खुल जाती थी और घर में मेरे ससुर और देवर उस टाइम पर सो रहे होते थे। दिन में एक बार मैं सारे बंगले का चक्कर लगा लिया करती थी, क्योंकि बाहर तो मैं टहलने के लिए निकल नहीं सकती थी, इसलिए पूरे घर में ही टहल लिया करती थी। जब से सुभाष गए थे तो मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन मैं अपने साथ एक नौकर को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में सफाई लगवाने के लिए चली गई। नौकरानी तो सफाई करने में बिजी हो गई थी और मैं यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर जगह का जायजा लेने लगी, क्योंकि मैं ऊपर पहली बार आई थी और अब जबकि मैं इस घर में इकलौती औरत थी, इसलिए घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मैंने उठा ली थी और मैं अपनी निगरानी में ही नौकरों से सारे काम करवाया करती थी। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खूब जोर जोर से बजने लगा और जो मेरे साथ नौकरानी आई थी वो भी अपना काम छोड़कर हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उस कमरे से आवाज़ आ रही थी कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बचाओ, और साथ ही बुरी तरह से दरवाज़ा भी पीटा जा रहा था। नौकरानी कहने लगी कि मालकिन चलिए यहाँ से, यहाँ पर भूत रहता है, और उसको तो पसीने छूटने लगे। जबकि मैं वहीं खड़ी उस बंद दरवाजे की तरफ देखती रही। मेरा दिल करने लगा कि मैं इस दरवाजे को खोल कर देखूं, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर मैंने देखा कि दरवाजे पे तो बहुत पुराना सा मजबूत ताला लगा हुआ था। मैं खड़ी हुई उसे देख ही रही थी कि इतनी ही देर में मेरे ससुर वहां पर आ गए और वो कहने लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। उनके आने पर मैं पीछे हो गई। नौकरानी कहने लगी, बड़े साहब, इस कमरे में भूत है, और वो जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। कोई और आवाज़ भी आ रही थी, किसी औरत की चीखने की आवाज़ थी। मैं गौर से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझसे कहने लगे, बहू तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। मैंने कहा, पापा जी, मैं यहाँ पर नौकरानी को लेकर सफाई करवाने के लिए आई थी। मैंने देखा कि इस दरवाजे के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हें इस वाले पोर्शन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ की सफाई करवाने की। उन्होंने नौकरानी की तरफ देखा और कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, चलो जाओ, तुम भी नीचे जाओ। फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी नीचे जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो, कमरे से बाहर ज़्यादा मत निकला करो। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। मेरे पीछे पीछे वो भी नीचे आ गए। अगले दिन मेरे ससुर ने सारे नौकर और नौकरानियों को इकट्ठा करके कहा कि ऊपर वाले पोर्शन में भूत है, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं जाएगा। उनके कहने की देर थी कि ये बात सारे गांव में फैल गई, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और ऐसी मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करती थी। मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वहां पर कोई भूत हो सकता है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर कोई बंद है और उसे मदद की ज़रूरत है, पर मैं अभी इस बात को कंफर्म नहीं कर पाई थी। शायद मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी और इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए।
सुभाष रोज मुझे रात को फ़ोन किया करते थे। मैंने उनको इस बारे में नहीं बताया था। सुभाष को 1 महीना हो चुका था और सुभाष 2 दिन के लिए मुझसे मिलने गाँव आ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और 2 दिन किस तरह से सुभाष के साथ हंसी खुशी गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। सुभाष ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें यहाँ मेरे बिना कोई परेशानी तो नहीं होती। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जब 2 दिन पूरे हो गए तो सुभाष वहाँ से चले गए और मैं फिर से अकेली रह गई थी। एक दिन मैं अपनी निगरानी में नौकरों से घर का कोना कोना साफ करवा रही थी। घर में कोई नौकरों को रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए वो उल्टा सीधा काम करते थे, ठीक से सफाई नहीं किया करते थे। मैं अपनी निगरानी में खुद खड़े होकर नौकरों से काम करवा रही थी। नौकर अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक मेरे पास सुभाष की कॉल आ गई तो मैं उनसे बात करने में बिजी हो गई। नौकरों ने जब देखा कि मैं फ़ोन पर बात करने में बिजी हो गई हूँ तो वो आपस में बातें करने लगे। जबकि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, मेरे कानों में उनकी आवाज़ पड़ने लगी। वो आपस में बातें कर रहे थे कि तुम्हें मालूम है, बंगले के ऊपर वाले हिस्से से मुझे बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी औरत की डरावनी सी आवाज़ हो। ये एक नौकर दूसरे नौकर से कह रहा था। दूसरा नौकर कहने लगा, हाँ मैंने भी एक दिन किसी मर्द की आवाज़ सुनी थी। तो पहले वाला नौकर कहने लगा कि हाँ यही बात मैं सोच रहा हूँ। कभी तो बंगले के ऊपर वाले हिस्से से किसी औरत की आवाज़ आती है तो कभी किसी मर्द की आवाज़ आती है। बड़े साहब ने ठीक कहा था कि ऊपर वाले कमरे में भूतों ने बसेरा कर लिया है, क्योंकि ऊपर वाला कमरा काफ़ी टाइम से बंद भी रहता है और वहाँ पर कोई जाता भी नहीं है। मैं सोच में पड़ गई थी। वो लोग इस बारे में ही बातें कर रहे थे। मेरा ध्यान सुभाष की तरफ से ज़्यादा नौकरों की बातों पर लगा हुआ था। तभी सुभाष ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो क्या? मैं अचानक घबरा गई और कहने लगी कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी नौकरों से काम करवा रही हूँ। सुभाष ने कहा कि ठीक है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपनी सीधी नज़र ऊपर उठाई और ऊपर वाले पोर्शन की तरफ देखा। ऊपर वाले हिस्से की तरफ जब मेरी नज़र गई तो मुझे भी अब डर लगने लगा। शायद ये बात सच थी, वहाँ पर भूतों ने बसेरा कर लिया था। सबकी तरह मैं भी इन बातों पर यकीन करने लगी। फिर अक्सर वो भूत किसी न किसी तरह से घर के नौकरों को तंग करने लगे थे और ये भी सिर्फ कुछ दिनों की ही बात थी। लेकिन कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था और फिर बंगले में शादियों का हंगामा उठने लगा। दरअसल मैंने सुना था कि मेरे ससुर गांव की गरीब लड़कियों की शादी अपनी मर्जी से और अपने खर्चे पर करवाते हैं। वो गांव के हर घर की बेटी की शादी अपनी जिम्मेदारी पर ही करवाते थे। अभी भी ऐसा ही हुआ था। एक नौकरानी की बेटी की शादी उन्होंने एक अमीर घर में तय कर दी थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और उन्हें जब ये बात बताई तो वो कहने लगी कि तुम्हारे ससुर क्यों किसी गरीब लड़की की शादी इतने बड़े अमीर परिवार में करवाएंगे। मेरी माँ को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता था। हैरत की बात तो मेरे लिए भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरे ससुर की इस गांव में बहुत इज्जत है तो वो इसीलिए लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए ये काम करते होंगे। तभी तो यहाँ के लोग मेरे ससुर को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं। खैर, वो जो भी नौकरानी थी उसकी बेटे की शादी मेरे ससुर ने खूब धूमधाम से की थी। वो नौकरानी भी बहुत खुश थी अपनी बेटी की शादी इतने अमीर परिवार में हो जाने से और वो मेरे ससुर का बहुत एहसान मानती थी। मगर अचानक वो नौकरानी कुछ दिन गुजरने के बाद बंगले से बिल्कुल ही गायब हो गई। नौकरों में इस बात को लेकर भी हमेशा बातचीत चलती रहती थी। आखिर मैं भी इसी सोच में पड़ गई थी कि वो नौकरानी अचानक कैसे गायब हो सकती है। आखिर क्या वजह हो सकती थी उसके गायब होने की। बंगले के नौकर और नौकरानियां हमेशा इसी बारे में बात करते रहते थे। फिर एक दिन मैंने ये बात एक नौकरानी से पूछ ही ली कि तुम्हारे साथ जो नौकरानी काम किया करती थी उसकी बेटी की शादी जब से हुई है वो नौकरी पर क्यों नहीं आ रही है। मैंने सोचा शायद वो अपनी नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हो। तो नौकरानी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मुझे बताया कि वो बड़े साहब से छुपकर अपनी बेटी से मिलने के लिए उसकी ससुराल चली गई थी। बस तब से ही वो वापस नहीं आई है। मैंने बड़ी हैरानी से नौकरानी से पूछा कि आखिर उसे अपनी बेटी की ससुराल जाने के लिए ससुर जी से छुपकर जाने की क्या ज़रूरत थी, और शायद यही गलती उसने भी कर दी थी। फिर पता चला कि वो नौकरानी कुछ उदास उदास सी घूमने लगी थी और कोई अगर उससे पूछता कि क्या बात है तो वो ये बताती कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, मगर वो उससे मिल नहीं सकती थी। नौकरानी ने बताया कि असल में बड़े साहब ने मना कर रखा था कि तुम अपनी बेटी की शादी के बाद उससे मिलने उसकी ससुराल मत जाना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा।
जिस वजह से वो अभी तक अपनी बेटी के घर नहीं गई थी। लेकिन शायद औलाद की तड़प ही ऐसी होती है कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकती, और इसी तड़प में उसने अपनी बेटी का घर खराब कर दिया। इसलिए वो बंगले में वापस नहीं आई। ये बात मेरे लिए भी काफ़ी हैरान करने वाली थी। आखिर मेरे ससुर अगर लड़कियों की शादी करवाते हैं तो फिर उनके माता पिता से उन्हें मिलने क्यों नहीं देते। मैंने नौकरानी से कहा कि चलो तुम अपना काम करो। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी। आखिर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। उसके बाद मेरे ससुर ने एक सख्त उसूल बना लिया था कि जो नौकर उनका ये उसूल मानेगा उसी की बेटी की शादी वो करवाएंगे, वरना नहीं। और उनका उसूल ये था कि उनकी हर बात को मानना होगा जो वो कहेंगे, जिसमें ये बात भी शामिल थी कि कोई भी नौकर अपनी बेटी की ससुराल उससे मिलने के लिए नहीं जाएगा। वो गांव के लोगों से भी यही बात कहा करते थे और घर के नौकरों से भी यही बात कहते थे। मैं अपने ससुर की ये सारे काम चुपचाप देखती रहती थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे मना किया था कि मेरे पिता के खिलाफ तुम कभी भी कोई एक्शन नहीं उठाओगी। वो जो भी काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। तुम्हें कभी भी इस घर के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस इसी वजह से खामोश थी, वरना मैं अपने ससुर से सवाल करना चाहती थी कि आखिर आप उनके माता पिता को उनसे मिलने क्यों नहीं देते। उन्होंने बहुत सारे नौकरों की और गांव के लोगों की बेटियों की शादी करवाई थी। कुछ तो अपनी बेटियों से मिलने गए जो कभी वापस ही नहीं आए, और कुछ इस तड़प में जी रहे थे कि उनको अपनी बेटी से मिलना था। एक दिन मेरा देवर काफी टाइम बाद घर पर आया था। न जाने वो कहाँ पर जाता था और कई कई दिनों में घर वापस आता था। मेरे ससुर ने मुझे उसके आने से पहले ही मुझसे कह दिया था कि अभिषेक आ रहा है, तुम उसके लिए नौकरों से कहकर उसकी पसंद का खाना बनवा लो। मैंने अपने ससुर की बात पे सर हिला दिया था। मैंने नौकरानी से कहकर देवर के लिए उसकी पसंद का खाना तैयार करवा दिया था। उस दिन जब खाना तैयार हो गया तो मैंने नौकरानी से खाना लगाने के लिए कहा। मेरे ससुर और देवर खाना खाने की टेबल पर नहीं आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही उन लोगों को जाकर बुला लाती हूँ। मैंने जाकर अपने ससुर के कमरे पर दस्तक दी। मुझे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, इसलिए दरवाज़ा हल्का सा खोलकर जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं खाली कमरे को देखकर दरवाज़ा वापस बंद करके पलटकर आ ही रही थी कि जब मैंने अपने ससुर और देवर को घर के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ से लौट कर आते हुए देखा। मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि वो ऊपर क्यों गए थे। वहां तो अब कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि मेरे ससुर ने नौकरों को भी जाने से मना किया हुआ था और उन्होंने मुझसे भी ऊपर जाने के लिए मना किया हुआ था। फिर वो लोग वहां क्यों गए थे? भूत की मौजूदगी से तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर क्या उन लोगों को डर नहीं लग रहा था? जबकि ये तो उनका ही कहना था कि वहां पर भूतों का बसेरा है। मैं वहीं पर खड़ी हुई ये सब कुछ सोच रही थी, तभी अचानक मेरे ससुर ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। तुमसे कितनी बार कहा है कि कमरे से बाहर मत निकला करो। मैंने कहा, पापा जी, वो मैं अभिषेक को और आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। खाना लग गया है, आप लोग खाना खा लीजिए। मैं भी बस जा ही रही हूँ। उनके कहने पर मैं उन्हें वजह बताकर फौरन ही वहां से वापस आ गई। एक दिन मैं घर के गार्डन में टहल रही थी, तभी अचानक कपड़े लेकर धोबी आ गया। तो मैं कपड़े देखने के लिए उसके पास चली गई और उससे कहने लगी कि कपड़े ठीक से तो धोए हैं ना, कोई गलती तो नहीं की। वो कहने लगा कि मालकिन कैसी बातें कर रही हैं, मैं इस घर का पुराना नौकर हूँ और मैं यहाँ के बहुत सालों से कपड़े धो रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि इतने सालों से यहाँ पर कोई औरत नहीं थी जो तुम्हारी कमियां देखती। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। वो मुझसे कहने लगा, मालकिन, मुझे आपसे एक मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? तो वो कहने लगा कि मेरी बड़ी बेटी है, वो जवान हो गई है, उसकी उम्र शादी की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े साहब से बात करो कि मेरी बेटी भी बड़े घर की बहू बनकर सुखी रहे। उसकी बात सुनकर मैं घबरा सी गई थी। मैंने उसको समझाया कि देखो, वो शादी तो कर देंगे, मगर तुम कल को अपनी बेटी से अगर मिलोगे तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। उस लड़की के ससुराल वाले कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनकी बहू के गरीब मायके वाले उनके बड़े से घर में उनसे मिलने के लिए आए। मेरी बात पर वो उल्टा मुझे समझाने लगा कि मालकिन, हमारे लिए हमारी बेटी अच्छे घर में रहे, शादी करके जाए और सुखी रहे, यही काफ़ी है। मालकिन, उसके अच्छे नसीब के लिए हम माँ बाप ये कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना। उसकी बात पर मैंने कहा, ठीक है, फिर देखते हैं। मैं सुबह अपने ससुर जी से बात करती हूँ। मैंने अगले दिन ही अपने ससुर से इस बारे में बात की, मगर वही बात हुई जिसका मुझे डर था। मैंने जब अपने ससुर को बताया कि जो धोबी हमारे घर पर कपड़े धोता है वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है।
आप तो सब लोगों की बेटियों की शादी करवाते हैं, इसलिए आप उसकी बेटी की भी शादी करवा दो। मेरे ससुर ने कहा कि नौकर से कहो कि कल वो उसे बंगले पर लेकर आ जाए। 4-5 दिन बाद उसकी बेटी की शादी कर दी जाएगी, लेकिन उसको ये बात समझा देना कि कभी वो अपनी बेटी के ससुराल नहीं जाएगा। उसके गरीबी की वजह से उसकी बेटी को तलाक भी हो सकती है। मैंने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी, आखिर ऐसा भी क्या हो जाएगा अगर वो शादी के बाद अपनी बेटी से मिलने चला जाएगा तो? कितनी आसानी से उसका पति उसे तलाक दे देगा। इसमें उसके माता पिता की क्या गलती है कि वो गरीब हैं? जाहिर सी बात है, माता पिता अपनी बेटी देते हैं तो उन्हें शादी के बाद अपनी बेटी की याद भी तो आती है, तो वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल चले जाते हैं। हाँ, पर वो ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी तो अपनी बेटी को देख ही सकते हैं। मेरे ससुर ने कहा कि तुम खामोश रहो, ये हमारे घर के मामलात हैं और तुम्हें इस मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम सारे घर में घूमती फिरती हो और तुम शहर की लड़की क्या जानो इस गांव में क्या रिवाज होता है। मैं खामोश हो गई अपने ससुर का ऐसा बिहेवियर देखकर और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मैंने अगले दिन नौकर से कहकर उस धोबी को घर बुला लिया और उसको अपने ससुर की बताई हुई सारी बात बताई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो पागल खुशी में मेरी बात नहीं सुन रहा था और अगले दिन वो अपनी बेटी को बंगले पर लेकर आ गया और मेरे ससुर से मिलवा दिया। मेरे ससुर ने देखते ही कहा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। उनकी तारीफ पर वो लड़की शर्मा गई, जबकि मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद आई थी। धोबी कहने लगा कि भगवान का शुक्र है, मेरी सारी बेटियां ही खूबसूरत हैं। धोबी ने मेरे ससुर से अपनी बेटी की शादी की बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 5 दिन बाद तुम्हारी बेटी की शादी है, इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। उनकी बात पर मैं अपने ससुर की तरफ हैरानगी से देखने लगी। हैरान तो वो धोबी और उसकी बेटी भी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी किसी लड़की को घर में रुकने के लिए नहीं कहा था। कभी भी उन्होंने किसी की बेटी को उसकी शादी से पहले बंगले में रहने के लिए कहा हो। वो शादी से 1 दिन पहले ही लड़की को बुलाते थे। धोबी कहने लगा, बड़े साहब, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे घर से ही विदा हो, फिर ना जाने कभी हम अपनी बेटी से मिल पाए भी या नहीं। मेरे ससुर ने कहा कि दोबारा तुम्हारा मिलना कभी नहीं होगा अपनी बेटी से। उन्होंने जब ये बात कही तो मैं चौंक गई और अपने ससुर से कहने लगी, आखिर ये अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकता? तो मेरे ससुर कहने लगे कि तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो और जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। अपने ससुर का ऐसा बिहेवियर देखकर मैं कमरे से तो बाहर चली गई थी, लेकिन मैं कमरे के पास दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। मेरे ससुर ने धोबी से कहा कि हम लड़कियों की शादी इसी तरह से करवाते हैं कि शादी के बाद उनके माता पिता अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करवानी है तो शादी के बाद उससे मिलने नहीं जाओगे, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो यहाँ से अपनी बेटी को लेकर जा सकते हो। धोबी अचानक ही घबरा गया और कहने लगा कि बड़े साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। उसने हिचकिचाते हुए मेरे ससुर से पूछा कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। मेरे ससुर ने उसको जवाब दिया कि 4-5 दिन में तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर उसे तसल्ली हो गई और वो वहां से वापस चला गया। धोबी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी, जबकि मैं इस शादी के खिलाफ थी। मैं चाहती थी कि जब इन लोगों को वजह पता नहीं है तो फिर ये लोग अपनी बेटियों की शादी बेवजह कैसे करवाते हैं। आखिरकार किसी के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो मेरे ससुर से पूछे कि शादी होने के बाद हम अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकते। लेकिन कोई भी ये सवाल मेरे ससुर से करने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं अपने ससुर से ये सवाल करती तो वो मुझे हर बार डांट दिया करते थे। मैं अपने पति से भी ये बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझसे मना किया हुआ था कि मेरे पिताजी के किसी भी फैसले पर तुम कोई एक्शन नहीं लोगी। अब मैं बड़ी परेशान थी कि मेरे ससुर इस लड़की की शादी अपने खर्चे पर ही करवाने वाले थे। जिस लड़के से धोबी की बेटी की शादी होने वाली थी वो लड़का बहुत अच्छा था, अमीर भी था, जिस पर धोबी बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि उसकी बेटी को इतना अच्छा पति मिलने वाला था। जिस दिन लड़के वाले बंगले पर आए थे उस दिन धोबी और उसकी बेटी को भी घर बुलाया गया था, मगर मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे ससुर ने धोबी को धोबी की हैसियत से ही उन लोगों से मिलवाया था। ये नहीं बताया था कि इस लड़की के पिता हैं। शायद उसके दिल पर यह तकलीफ हुई होगी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे और अमीर लड़के से होने वाली थी। धोबी को तो अपनी बेटी के ससुराल वाले बहुत पसंद आए थे, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले ही दिन उन लोगों की शादी तय हो गई। मेरे ससुर ने घर में शादी की तैयारी शुरू कर दी थी।
मैं भी आज पहली बार इस घर में शादी देखने वाली थी, क्योंकि हर बार जब यहाँ पर किसी लड़की की शादी होती थी तो मेरे ससुर मुझे कमरे से निकलने से मना कर दिया करते थे। और आखिरकार उस लड़की की शादी का टाइम आ गया। मेरे ससुर ने बड़े धूमधाम से उस लड़की को विदा किया था। मैं अपने कमरे की बालकनी से सब कुछ देख रही थी। धोबी और उसकी पत्नी का अपनी बेटे से मिलते टाइम बहुत बुरा हाल था। ये सब देखकर दिल तो मेरा भी खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उस लड़की के माता पिता के साथ अन्याय हो रहा था, मगर उसको अच्छा घर मिल रहा था। इसी में उसके माता पिता बहुत खुश थे। उसकी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था जब धोबी दोबारा से मेरे पास आया और कहने लगा, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी पत्नी मेरी बेटी को याद करके दिन रात रोती रहती है। उसका उससे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मैंने धोबी से कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मेरे ससुर की कही हुई बात याद नहीं है क्या? इस ख्याल को अब सारी जिंदगी के लिए तुम अपने दिलो दिमाग से और अपनी पत्नी के दिल से निकाल दो। वो धोबी कहने लगा, मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम अपने दिल को संभालो, वरना हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने सख्ती से अपनी पत्नी को समझाया है और इस ख्याल को उसके दिलो दिमाग से निकालने को भी कहा है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मालकिन, गलती मेरी पत्नी की नहीं है। दिल तो मेरा भी तड़प रहा है अपनी बेटी से मिलने के लिए, मगर बड़े साहब का सख्त हुक्म है कि बेटी से ना मिलना। मैंने धोबी से कहा, अब तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, भला क्या ऐसा भी होता है कि बेटी के घर जाने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? अमीर लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना तुम्हारे दिल में मेरे ससुर ने डर पैदा कर रखा है। मैं तुम गरीबों की मजबूरियों को समझती हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, वजह कुछ और है जो कि हमारी समझ में नहीं आ रही। धोबी कहने लगा, मालकिन, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े साहब के आगे इस गांव में किसी की नहीं चलती। इस बार कई दिनों से मेरा देवर कहीं नहीं गया था और 1 महीना पूरा होने वाला था जब मेरे पति के आने का टाइम हो गया था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सुभाष के आते ही यहाँ पर जो होता है वो सब कुछ उनको बता दूंगी, वरना यहाँ तो ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। मैंने ये बात नोट की थी कि काफी दिनों से मेरा देवर कहीं जा ही नहीं रहा था, मगर कुछ दिनों से वो रात को बंगले में मौजूद नहीं होता था। बस सुबह को आता और तैयार होकर घर से निकल जाता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए और मेरे पति घर पर आ गए। मैं अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। रात को जब मेरे पति और मैं कमरे में लेटे हुए थे तो मैंने उनके पिताजी की सारी बात उनको बता दी थी। मैंने उनसे कहा कि सुभाष, अगर आपके पिता गरीब लड़कियों की शादी अपने खर्चे पर करवाते हैं तो फिर उनके माता पिता को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता? आखिर इसके पीछे क्या राज है? सुभाष कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, कोई राज नहीं है। और मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे पिताजी के किसी भी मामले में तुम दखलंदाजी नहीं करोगी। और देखो, ये गांव है, यहाँ गांव में लड़कियों को जल्दी जल्दी तलाक हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर उनके घर खराब हो जाते हैं। बस इसी वजह से मेरे पिताजी ने उनके माता पिता से मिलने के लिए मना कर दिया होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। गांव के लोग शहर के लोगों से बहुत अलग होते हैं। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरे पिता शादियां कोई अभी नहीं करवा रहे हैं, उनको शादियां कराते हुए काफी टाइम हो गया। तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो और इन बातों को छोड़ो। हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मैं अपने पति के साथ घर से बाहर घूमने के लिए चली गई थी। हमें घर पर रात को लौटने में काफी देर हो गई थी। मेरे पति थक हार कर सो गए थे और उसके बाद मैं भी सो गई। मेरे पति को यहाँ पर रहते हुए 2 दिन पूरे हो गए थे। उसके बाद वो दोबारा से शहर वापस चले गए, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। मुझे इस बात का अफसोस था। जब मेरे पति चले गए तो उस रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। तभी अचानक मुझे किसी नौकर के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं फौरन नीचे की तरफ भागी और आवाजें बंगले के ऊपर वाले हिस्से की तरफ से आ रही थी। मेरे ससुर बेदर्दी से एक नौकर को मार रहे थे और वो बुरी तरह से रो रहा था और उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था और वहां के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैं चुपचाप उस कमरे की तरफ गई और देखने के बाद जल्दी से मैं दीवार के पीछे छुप गई कि मेरे ससुर मुझे न देख लें, लेकिन जो मैंने वहां पर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बुरी तरह से डर गई। तभी मेरे ससुर नौकर से कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस दरवाजे को खोलने की? बताओ बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मेरे ससुर बुरी तरह से उस नौकर को पीट रहे थे। वो लगातार गिड़गिड़ाकर उनके पैरों में बैठकर उनसे माफी मांग रहा था। इस शोर पर घर के बाकी नौकर भी वहां पर शामिल हो गए
और मैं भी चोरी चुपके ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि अगर मेरे ससुर मुझे देख लेते तो वो मुझे सबके सामने डांटते और कमरे में जाने के लिए कहते। सब बड़ी हैरानी से उस कमरे की तरफ देख रहे थे। वो लोग भी बुरी तरह से डरे हुए थे। मेरे ससुर उस नौकर को मारे जा रहे थे और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको रोक सके। तभी अचानक मेरा देवर वहां पर आया और उसने उनको काबू कर लिया और उनको वहां से ले गए। उस कमरे में मौजूद लाश को देखकर सबके जाने के बाद मैं भी चुपचाप वहां से अपने कमरे में भाग गई। लेकिन कमरे में आने पर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं चुपके चुपके अपने ससुर के कमरे के बाहर आ गई, जहां पर मेरा देवर और ससुर मौजूद थे। हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था, जहां से मैं उन दोनों को अच्छी तरह से देख सकती थी। मुझे मेरे ससुर के बोलने की आवाज आ रही थी। वो मेरे देवर से कह रहे थे कि मैं उसको जान से मार देता। उसने हिम्मत भी कैसे की दरवाजा खोलने की। मेरा देवर कहने लगा, पिताजी आप होश से काम लीजिए, और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो हमारा तमाशा बन जाएगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आप सारे नौकरों के सामने उसको इस तरह से पीट रहे थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारी सच्चाई खुल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। होश से काम लीजिए और कोई झूठ मूठ बात बनाकर उन लोगों को बताइए कि उस कमरे में किसकी लाश है। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा राज जान ले, जिसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इतने लोगों को मारा है और इतनों को कैद करके रखा है। सिर्फ एक सच को छुपाने की खातिर इतनी मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत जाया हो जाए। आप इस नौकर को नहीं मारते, बल्कि वही करते जो हम बाकी सबके साथ करते हैं। अगर कोई हमारी सच्चाई जान लेता है तो हम उसको कैद कर देते हैं और फिर मार देते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन आज आपके गुस्से ने मरवा दिया है। मैंने मना भी किया था कि नौकरों को ऊपर की तरफ मत भेजा करो, मगर लगता है कि ये भूत वाला आइडिया कुछ ज्यादा खास नहीं था। मेरा देवर लगातार बोलता जा रहा था और मैं ये सारी बात सुनकर हैरान रह गई थी और मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों इतने घिनौने इंसान हैं। इन्होंने लोगों को कैद भी किया है और उनको मारा भी है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि ये कौन से राज की बात कर रहे थे। इन्होंने अगर लोगों को कैद किया हुआ था, छुपाया हुआ था, तो इन सब की वजह क्या थी। मैं वहां पर खड़ी हुई ये सब कुछ सोच रही थी। अब मैं शांत नहीं रह सकती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज को जानकर ही रहूंगी, और जब ये राज खुलकर मेरे सामने आ जाएगा तो अपने पति को सबूत के साथ उनके पिता और भाई की हकीकत बताऊंगी। मैं जब बाहर गई तो नौकर भी एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे। मुझे उन लोगों को देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं अपने कमरे में आकर बस यही सोच रही थी कि वहां पर ये लाश क्यों मौजूद थी, किसने किसके लिए मारा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने देवर और ससुर पर कड़ी निगाह रखनी होगी। अगले दिन मेरे ससुर ने सारे नौकरों को जमा किया और कहने लगे कि जो कुछ भी कल रात हुआ था वो इस बंगले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना। और हाँ, जो लाश उस कमरे में मौजूद थी वो मेरा नया नौकर था और कल ही वो काम पर आया था। मैंने पुराने नौकर से कहा था कि उसको काम समझा दे, मगर मुझे नहीं पता था कि वो ऊपर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा। उस नए नौकर का कत्ल उस नौकर ने किया है जिसको मैं कल मार रहा था। मैंने खुद उसको रंगे हाथों पकड़ा था, तभी उसको मारा भी था। उसकी सजा उसको मिल रही है। उसको कैद कर दिया गया है। कत्ल कोई आम बात नहीं है। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। कल को वो हम में से किसी का कत्ल कर सकता है, इसलिए उसको कैद कर दिया गया है। अब सब जाओ और अपना अपना काम करो। लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर झूठ बोल रहे हैं। जरूर मेरे ससुर और देवर कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो सुन चुकी थी कि कोई राज है और एक सच है। मगर उन्होंने अपने कत्ल का इल्जाम उस मासूम नौकर पर लगा दिया था जिसने उनका राज जान लिया था। आखिर वो क्या था? वो राज आखिर क्या बात हो सकती है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत कुछ समझने की और सोचने की कोशिश कर रही थी। आखिर मैं किस तरह से इनके राज का पता लगा सकूं। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, मगर मैं जान नहीं सकी। एक दिन मैंने सोचा कि मेरी मदद सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, और वो है हमारे घर का धोबी। मैंने नौकरों से उसका पता लिया और मैं उसके घर चली गई। उसके घर गई तो उसकी पत्नी की बहुत बुरी हालत हो रही थी। वो अपनी बेटी को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। धोबी और उसकी पत्नी मुझे अपने घर में देखकर घबरा गए थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी और कहा कि हवेली के अंदर कोई ऐसा राज जरूर है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है, और मैं इस राज को जानना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? धोबी बुरी तरह से घबरा रहा था। उसने कहा, मालकिन,
लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर बड़े साहब को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैंने उससे कहा कि तुम लोग मेरे ससुर से इतना क्यों डरते हो? मैं तो उस घर में रहती हूँ, मैं उनसे नहीं डरती, तो तुम लोग इतना क्यों डरते हो? देखो, अगर कोई बात होगी तो मैं अपने पति को बुला लूंगी और उनको सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम प्लीज मेरा साथ दो। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे गांव के सामने अपने ससुर और देवर की सच्चाई लेकर आ जाऊं, ताकि यहाँ के भोले भाले लोग मेरे ससुर की बातों में आने से बच जाएं। और हमारे घर के नौकर भी गरीब हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। उनके साथ मेरे ससुर का बहुत बुरा सुलूक है। मैं तुम लोगों का फायदा करना चाहती हूँ। मैं इस गांव के लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और इस गांव के लोगों को समझदार बनाना चाहती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से धोबी को और उसकी पत्नी को राजी किया था। धोबी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। धोबी का नाम सत्येंद्र था। मैंने सत्येंद्र को अपना प्लान समझाया और कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिसे तुम अपनी बेटी से भी मिल सकते हो। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया कि मैं किस तरह से अपनी बेटी से मिल सकता हूँ मालकिन। मैंने कहा, तुम अपनी बेटी के ससुराल जाकर उससे नहीं मिल सकते, लेकिन कोई और तो तुम्हारी बेटी के ससुराल जाकर उससे मिल सकता है। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? कौन जाएगा मेरी बेटी के ससुराल? मैंने उसको बताया, क्या तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें ही भेष बदलकर उसकी ससुराल जाना पड़ेगा। तुम उसको देखकर वापस आ जाना और फिर वो अपनी ससुराल में कैसी है, क्या करती है, ये सब आकर अपनी पत्नी को भी बता देना। जिस तरह से तुम्हारी पत्नी भी सुकून से हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारी बेटी की शादी को 6 महीने हो गए हैं, पर तुमने अभी तक अपनी बेटी को नहीं देखा। मेरा ये प्लान सुनकर धोबी बहुत खुश हुआ था और वो राजी हो गया था। धोबी भेष बदलकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया था, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी का ससुराल का एड्रेस था। वो एक बाबा के रूप में अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। मैं उसके घर पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। लगभग 2 घंटे बाद धोबी वापस अपने घर लौट आया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, मिलाए तुम अपनी बेटी से, कैसी है तुम्हारी बेटी? तो वो मेरी तरफ देखकर रोने लगा और कहने लगा, मालकिन, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या हुआ है? लेकिन जो उसने मुझे बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसने मुझे बताया कि मालकिन, जब मैं बड़े साहब के बताए हुए पते पर अपनी बेटी के ससुराल गया तो वहां पर सिर्फ खाली एक मैदान पड़ा हुआ था, जहां पर घर तो दूर की बात, कोई दीवार भी नहीं थी। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा कि यहाँ पर एक घर था क्या, वो तोड़वा दिया गया है। मगर वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई घर नहीं था, यहाँ पर तो सिर्फ सड़क बनी हुई है। एक सड़क किनारे किसी का घर नहीं हो सकता। मैंने काफी देर तक वहाँ पर घर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दिया और फिर मैं वापस आ गया। धोबी की ये बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर धोबी की बेटी के साथ क्या हुआ। इसका मतलब मेरे ससुर ने इसको बेवकूफ बनाया था। ये सब सुनकर धोबी की पत्नी और भी ज्यादा रोने लगी। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैंने धोबी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अब तुम्हें आवाज उठानी होगी। तुम चलो मेरे साथ अपनी पत्नी को लेकर और मेरे ससुर से सवाल करो इस बात का कि आखिर तुम्हारी बेटी कहाँ है और उन्होंने तुमसे झूठ क्यों बोला। अब तो धोबी के अंदर भी हिम्मत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके साथ झूठ बोला गया था। वो मेरे ससुर से सवाल करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मेरी बात धोबी को बिल्कुल ठीक लगी थी। इस बात का जवाब तो मेरे ससुर ही दे सकते थे। पहले मैं घर पर पहुंच गई और उसके बाद वो दोनों पति पत्नी हवेली आ गए और मेरे ससुर के कमरे में जाकर बैठ गए। मेरे ससुर के कमरे में मेरा देवर भी मौजूद था। वो लोग जब उनके कमरे में पहुंचे और उन्होंने उनसे अपनी बेटी के बारे में सवाल किया तो पहले तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, मगर आखिरकार थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर कहने लगे, अगर तुम आधा सच जान ही गए हो तो पूरा सच मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लड़के वालों को तो वो बहुत पसंद आ गई थी और बदकिस्मती से मेरे बेटे को भी पसंद आ गई थी। मगर मैंने अपना भरम रखने के लिए तुम्हारी बेटी की शादी तो करवा दी थी, लेकिन मेरा बेटा इस बात से खुश नहीं था। उसको तो तुम्हारी बेटी ही चाहिए थी। फिर क्या था, बस मैंने उसके पति से खरीदकर उसे अपने बेटे के नाम कर दिया। बहुत ही इज्जत वाली थी। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकी और फिर बेचारी इस दुनिया से चली गई। उनकी बात पर मैं भी हैरान थी और नौकर और उसकी पत्नी भी हैरानी से मेरे ससुर की तरफ देख रहे थे। धोबी की पत्नी तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और धोबी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखें नम हो गई थी। जिस बेटी के अच्छे नसीब के लिए उन्होंने उसकी तरफ पलटकर कभी देखा ही नहीं, उसकी वो बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी।
अगली बात उन्होंने ये बताई कि इतना ज्यादा अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी को मरे हुए 4 महीने हो गए। धोबी रो रो कर कहने लगा कि बड़े साहब, आपने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ? और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आप लोग मेरी बेटी के कातिल हैं। मेरे ससुर कहने लगे, अरे तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी थी जिस पर मेरे बेटे का दिल आ गया था, वरना तो हम लड़कियों को कोठों पर बेच देते हैं और यही हमारा धंधा है। बस शादी तो एक बहाना है, हम तो झूठ मूठ का नाटक करते हैं शादी करवाने का। सच बात तो यह है कि हम उनको बेचकर उनकी कीमत वसूलते हैं और तुम्हारी बेटी की कीमत वसूलने पर भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। मगर तुम्हारी बेटी वाकई बहुत खूबसूरत थी। अपने बेटे के लिए मैंने डबल कीमत देकर कोठे से उसे वापस खरीदा था, उस इंसान से जिससे मैंने उसकी शादी करवाई थी। और जिसे मैंने उसकी शादी करवाई थी वो कोठे का मालिक था, जो अपने धंधे को चलाने के लिए धोखे से न जाने कितनी लड़कियों से शादी कर चुका था। उनकी बात सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा रोने लगे। आखिर किस तरह से उन लोगों ने अच्छे नसीब के लालच में अपनी बेटी को इस नर्क में झोंक दिया था। तभी अचानक ही मेरा देवर भी बोल पड़ा और कहने लगा, पिताजी आप इन लोगों को ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? बंद कर दो जाकर इनको भी कैद में। इनके साथ भी वही होगा जो हम दूसरों के साथ करते हैं। याद है उस नौकरानी की बेटी की बात जिसकी हमने 10 महीने पहले शादी करवाई थी? कितना मना किया था ना उससे कि ना मिलने जाए अपनी बेटी से, लेकिन वो हमारे लाख मना करने के बावजूद भी अपनी बेटी से मिलने के लिए चली गई। फिर क्या था, उसको उसकी बेटी वहां पर मिली ही नहीं। वो इसी तरह हम लोगों से सवाल करने के लिए आई थी, फिर आपने उसको सच बता दिया और फिर हमने उसको भी कैद कर दिया था। और उसके बाद वो यहाँ से नहीं निकल सकी थी और तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी थी। मेरे देवर की बात सुनकर तो मुझे भी अब डर लगने लगा था। मैं सब कुछ खड़ी हुई अपने ससुर के कमरे के दरवाजे से देख रही थी और सुन रही थी, और मैं खामोशी से उन लोगों की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी जो कि मेरे फोन में अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी थी। और मेरे पास उन लोगों के खिलाफ अब एक ठोस सबूत था। मेरे ससुर और देवर जबरदस्ती धोबी और उसकी पत्नी को पकड़कर ऊपर वाले कमरे में ले गए थे। आज मैं समझ गई थी कि इस कमरे का क्या राज था। ऊपर वाले कमरे में ये लोग कैद किए हुए लोगों को बंद कर दिया करते थे। उन लोगों ने उन दोनों को बंद कर दिया और मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में गई और मैंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया और पुलिस को वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दी। 15 मिनट बाद ही पुलिस भी हमारे घर पर आ गई थी और पुलिस ने हमारे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस को देखकर गांव के काफी सारे लोग भी बंगले के बाहर जमा हो गए थे। पुलिस ने जाकर सबसे पहले ऊपर वाले कमरे में जो लोग कैद थे उनको रिहा किया। मेरे ससुर ने पुलिस से कहा कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई गांव के मुखिया के घर में इस तरह से घुसाने की। और पुलिस इंस्पेक्टर ने जब मेरे ससुर को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो मेरे ससुर और देवर के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मुखिया जी, अब आपके खिलाफ बहुत ठोस सबूत है, बस आपकी आज मुखियागिरी खत्म होने वाली है। मेरे ससुर और देवर हैरान थे कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कौन था, किसने ये सब कुछ किया था। मैं खुद ही अपने ससुर के करीब आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो मैंने ही बनाई थी क्योंकि मैं काफी दिनों से आप लोगों पर निगाह रखी हुई थी। आखिर आप लोग इस घर में करते क्या हैं? लोग अगर आपका सम्मान करते हैं तो आप लोगों का इस तरह से फायदा उठाते हैं। आपने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। मैंने वो वीडियो अपने पति को भी भेज दी थी। मेरे पति भी 1-1.5 घंटे में ही घर वापस आ गए थे और अपने घर का ऐसा हाल देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पुलिस ने मेरे ससुर और देवर को अरेस्ट कर लिया था। ये बात सारे गांव वालों को पता चल गई थी और गांव वाले और घर के नौकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि मेरे ससुर और देवर ने सारे गांव का भरोसा तोड़ा था। बंगले के ऊपर वाले हिस्से से बहुत सारे कैदी निकले थे और बहुत सारे कैदियों की लाशें भी मौजूद थी। पुलिस ने उन सबके भी बयान लिए। मेरे ससुर की इस गांव में बहुत इज्जत थी, लेकिन अब उनकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। मेरे पति को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था कि उनके पिता और भाई गांव के मुखिया होने की आड़ में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिन लोगों ने अपनी बेटियों को खोया था वो आज बहुत ज्यादा पछता रहे थे। कोर्ट ने मेरे ससुर और देवर को उम्र कैद की सजा दी थी। मेरे पति ने बंगले को बंद करवा दिया था और वो गांव से मुझे लेकर अपने साथ शहर आ गए थे। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रह रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पति को मुझ पर गर्व है कि मैंने इतने बड़े राज का खुलासा किया था और इस क्राइम को आगे और बढ़ने से रोक दिया था, क्योंकि गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। वो कभी भी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते। मेरी हिम्मत और साहस की वजह से ही धोबी के अंदर भी हिम्मत पैदा हुई थी, जो उसने मेरा साथ दिया था। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रह रही हूँ
और यहीं पर शिफ्ट हो गई हूँ। उस दिन के बाद हम कभी भी गांव वापस नहीं गए, क्योंकि हमारी जिंदगी शहर में ही बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन आज भी मेरे पति को अपने पिता और भाई की हरकत पर बहुत ज्यादा अफसोस है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।